नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गौतम हुसैन क्लासेस में। मैं जाबिर हुसैन आज आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ। इंग्लिश ग्रामर में आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ जिसका नाम है टेंस। आज हम जानेंगे टेंस क्या होता है, टेंस के पार्ट कितने होते हैं और इसे मैं ईजी से ईजी तरीके में बताऊँगा जिससे आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो सके। और टेंस में ज़्यादातर बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आती रहती हैं जिससे उनको ट्रांसलेट इनटू हिंदी करने में या ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करने में बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ टेंस क्या होता है। टेंस यानी कि जिसे हम बोलते हैं हिंदी में काल। टेंस होता क्या है? टेंस यानी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं काल, ये हमारा समय पे डिपेंड करता है। जैसे हम अपनी निजी ज़िंदगी में समय को डिवाइड करते हैं तो समय को हम 3 तरह से बोल सकते हैं, आज, कल या बीता हुआ कल। एक आने वाला कल होता है, बीता हुआ कल होता है। इसी समय के आधार पर टेंस भी हमारा इन्हीं 3 भागों में विभाजित है जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जो वर्तमान समय में यानी आज के समय में काम होता है उसे हम प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। जो बीते हुए समय में यानी इतिहास की बात करता है उसे पास्ट टेंस बोलते हैं। और जो आने वाले समय के बारे में हमें जानकारी देता है उसे हम फ्यूचर टेंस कहते हैं। इन्हीं तीनों तथ्यों को लेकर के हमारा टेंस 3 भाग में डिवाइडेड है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। नॉर्मली हमारे टेंस यही 3 टाइप्स होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। इन तीनों समय में समय की बात की जाती है। जैसे प्रेजेंट टेंस की बात करें तो हम इसमें वर्तमान समय की बात की जाती है जो आज के समय में घटना घट रही हो। पास्ट टेंस में इतिहास की बात करते हैं जो बीते हुए समय में बात की जा चुकी हो। और फ्यूचर टेंस की बात करें तो ये भविष्य की हमें बात बताते हैं, ठीक है। और टेंस की बात क्या हुई, टेंस क्या कहते हैं? टेंस किसे कहते हैं? जो जहाँ पे हमें समय की जानकारी हो या समय का बात पता चले और किसी काम की बात की जाए, वो हमारा टेंस कहलाता है जिसे हम हिंदी में काल बोलते हैं, ठीक है। अब यही टेंस, तीनों टेंस हमारे 4 पार्ट में डिवाइड्स हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस है हमारा, इसका पहला टाइप होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेकंड है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फोर्थ है प्रेजेंट पार्ट इसमें, 4 पार्ट इसमें एंड 4 पार्ट्स इसमें। ये 4 + 4 + 4 बन के हमारे टोटल 12 टेंस हो जाते हैं, ठीक है। प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट में हम इन चारों में हमें वर्तमान समय की बात पता चलती है, वो भी अलग अलग तरीके से। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं हम, इसमें वर्तमान समय में कोई काम जो आपका चल रहा है उसकी बात करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, वर्तमान समय में कोई आपका काम चल रहा है लेकिन उसकी कंटिन्यूटी लगी रहती है, यानी वो लगातार पाया जाता है, वो खत्म नहीं होता है, उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, वर्तमान समय की बात होती है लेकिन वर्तमान समय में काम पूरी तरह से समाप्त हो चुका होता है, उसकी कंटिन्यूटी नहीं लगी होती है या वो वर्तमान समय में चल नहीं रहा है, उसकी वो वर्तमान समय में काम खत्म हो चुका होता है आपका। लास्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की क्या बात है, अगर इसको हम देखा जाए तो हमें इसमें 2 टेंस मिलके दिख रहे हैं, जैसे परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट, ये दोनों का मेल कॉम्बिनेशन ही प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। इस टेंस की क्या पहचान होती है, इस टेंस में हमें पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाती है।
इसमें एक निश्चित और अनिश्चित समय की बात की जाती है। काम हमारा प्रेजेंट यानी वर्तमान समय में हो रहा है, लेकिन वर्तमान समय में वो पूरी तरह से नहीं हो रहा है, उसकी कॉन्टिन्यूटी बनती रहती है, उसमें प्लस समय का डिवाइड दे देता है, समय दे देता है आपको। एक निश्चित और अनिश्चित समय की बात कर दी जाती है, इसलिए इसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। सेम इसी आधार पर आधारित है पास्ट इंडेफिनिट। जैसे कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका वर्तमान समय में काम चलता है, पास्ट इंडेफिनिट में आपका क्या होता है, बीते हुए समय में काम चलता है। जैसे इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो इसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का जस्ट इसके अपोजिट में बनता है। अब बात करें पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, ये भी जस्ट इसके अपोजिट होता है। इसमें वर्तमान समय में काम की कॉन्टिन्यूटी लगी रहती है, तो इसमें पास्ट यानी भूतकाल समय में जो काम आपका समय चल रहा था उसकी कॉन्टिन्यूटी बनी रहती है। थर्ड आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। वर्तमान समय में काम पूरा समाप्त हो चुका होता है, तो इसमें सेम उसी का अपोजिट अगर पढ़ेंगे तो इसमें भी हमारा भूतकाल में जो आपका काम चल रहा था वो पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। चौथा आता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, इसका भी सेम यही प्रोसेस है। ये वर्तमान समय में काम को जारी रहना पाया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, और इसमें समय की बात की जाती है। फिर इसमें क्या होता है, इसमें भूतकाल में समय की बात की जाती है और उसके साथ कॉन्टिन्यूटी लगी रहती है। इसमें भी पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाती है, यानी कि निश्चित और अनिश्चित समय की बातें की जाती है। थर्ड है हमारा फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में हम क्या पढ़ते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, हमें आने वाले समय के बारे में जानकारी देता है। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने पढ़ा वर्तमान समय में जारी रहता है, ये भूतकाल में समय काम जारी रहता है, तो इसमें भविष्य काल की बात की जाती है। इसी तरह से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की बात करेंगे तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में भी हमारा भविष्य में जो काम हमारा चल रहेगा उसकी कॉन्टिन्यूटी बनाई जाएगी। थर्ड है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट में जो आपका भविष्य काल में काम चला जाएगा उसकी समाप्ति पाई जाएगी, वो काम हो चुका होगा या चल नहीं रहा होगा, सिर्फ हो चुका रहता है, पाया जाता है। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करें तो इसमें भी क्या होता है हमारा, इसमें भी इसी तरह से समय की बात की जाती है, यानी पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ टाइम की बात की जाती है, बट इसका शर्त ये है कि ये आने वाले समय को दर्शाएगा। तीनों में आपका समय की बात की जा रही है। ये वर्तमान को हर टेंस में अपने वर्तमान समय को दर्शाएगा, ये भूतकाल को दर्शाएगा यानी इतिहास की बात करेगा, और फ्यूचर में जो आपकी बात करेगा ये भविष्य के बारे में बात आपको जानकारी देगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपके ये टोटल 12 टेंस हुए। अब इसके बाद हम वन बाय वन सबके रूल और नियम को बताते हुए चलते हैं। सर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या होती है, इस टेंस में काम का वर्तमान समय में करना या होना पाया जाता है, और वाक्य के अंत में ता ती ते हा है हूँ ये सब पाए जाते हैं सब। जैसे जो वाक्य आपका वर्तमान समय में कर रहे हैं, जैसे आप स्कूल जाते हैं या अपना काम का करना या होना पाया जाता है। इसमें इसको 3 टाइप्स में हम पढ़ते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। जैसा कि हम सेंटेंस के टाइप पढ़े होंगे कि सेंटेंस के हमारे टाइप होते हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, तो उसी के 3 टाइप पार्ट जो हैं ये टेंस में आपके यूज होते हैं। पहला आपका टाइप है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में क्या होता है, ये हमेशा साधारण वाक्य की बात करते हैं, जैसा आप सेंटेंस में पढ़े होंगे अफर्मेटिव सेंटेंस बारे में, उसी तरह से इसमें भी हमारा जो टेंस बनेगा वो सिंपली बनेगा, एकदम साधारण तरीके में बनेगा, ना इसमें नहीं की बात की जाएगी, ना कोई क्वेश्चन वर्ड आएंगे, इजली इसको हम पढ़ेंगे। इसका रूल होता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस की बात हम तब करेंगे जब हमारा सिंगुलर नंबर नाउन हो या सिंगुलर सब्जेक्ट हो, जैसे ही, सी, इट या नेम। ये अगर आपके सब्जेक्ट आते हैं तो इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप एस लगाएंगे। ठीक है, ही किसके लिए लगता है, लड़के के लिए, वाह के लिए, सी लड़की के लिए, वाह के लिए, इट किसी निर्जीव चीज के लिए जब आपका सब्जेक्ट एक फिक्स ना हो, और नेमिंग वर्ड कोई लड़के लड़की का किसी के नाम के लिए हम नेमिंग वर्ड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे। दूसरा प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट, जैसे आई, वी, यू, दे। मैं, हम, तुम, वे के लिए अगर बात की जाएगी सेंटेंस में
तो आप उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली रहने देंगे, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस का यूज आप बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं वर्ब की फॉर्म के बारे में। एस या ईएस को हम कैसे लगाएंगे। ठीक है, वर्ब की लास्ट डिजिट में जब ओ आए, एस एच आए, सी एच आए, एस एस आए, एक्स आए या ई एस आए, तो इसके साथ हम वर्ब में ईएस जोड़ते हैं। इन सभी के साथ हम ईएस जोड़ते हैं और अदर्स के साथ हम वर्ब में एस जोड़ेंगे। इसको छोड़ के कुछ भी आ जाए तो उसके साथ हम एस जोड़ेंगे। जैसे ओ एच, ओ एस एच, सी एच, एस, ये कैसे आते हैं। जैसे गो दिया है आपका वर्ब, ठीक है, गो आने होता है जाना, तो इसमें आप लास्ट डिजिट देख रहे हैं क्या है, ओ है, तो मैंने बताया ओ के साथ आप क्या लगाएंगे, ईएस जोड़ देंगे। तो यहाँ ओ आया, वर्ब में आपने देखा गो, लास्ट में ओ आया है, इसके साथ आप इजीली ईएस जोड़ देंगे, ये आपका बन गया गोज। इसी तरह से वॉश, वॉश में देखिए एस एच आ रहा है, एस एच के लिए हमने क्या जोड़ दिया, ईएस, तो ये क्या हो गया हमारा वॉसेस। ठीक है, इस डबल एस के लिए भी हम क्या कर देंगे, इजीली ईएस जोड़ देंगे इसमें, तो ये भी हमारा क्या हो गया, पासेस। इसी तरह से फिक्स की बात करें, फिक्स में देखिए एक्स आया है, ठीक है, एक्स के लिए भी हम क्या कर देंगे, ईएस जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो गया फिक्सेस। ठीक है, टीच की बात करते हैं, टीच में हमारा सी एच आया है, तो सी एच के लिए भी हमें क्या जोड़ना है, ईएस, तो इसके लिए भी हम ईएस जोड़ देंगे। इस तरह से ये हमारा सिंपली तरीके से टीचर्स हो जाएगा। ये सबसे सिंपली रूल है। आपको वर्ड में एस या ईएस में अगर डाउट है कि हम एस लगाएं कि ईएस लगाएं, तो इसके लिए आपका ये साधारण सा फार्मूला है। जब आपका वर्ब के फॉर्म लास्ट में ओ आए, एस एच आए, सी एच आए, डबल एस आए या एक्स आए, तो इसके साथ हम ईएस जोड़ देंगे। इसके अलावा कुछ भी आ जाए तो उसके साथ आप ओनली एस ही जोड़ेंगे। ठीक है, जैसे फॉर द एग्जाम्पल दिया है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, ऐसे किसी ने आपको दे दिया और कहा आप टेंस बताइए इसका। ठीक है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, इस लाइन को पढ़ने से क्या लग रहा है, काम आपका अभी हो रहा है, बीते हुए समय में हो रहा है या आने वाले समय की बात कर रहा है। मैं अपना पाठ याद करता हूँ, बोलने से ही समझ में आ रहा है कि जो हम बात बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, ये हमारा वर्तमान समय की बात कर रहा है। और अगर वैसे भी आपको समझ में ना आए तो अब वाक्य के अंत में मैंने पहचान बताया था कि वाक्य के अंत में आप क्या देख लेंगे, ता है, ती है, ते है, हूँ, ता हूँ, तो आप इजिली समझ जाएंगे। तो यहाँ ता है, ती है, वो आ रहा है, यानी आप ये कंफर्म हो जाएंगे कि आपका कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आप ये कंफर्म करेंगे कि कौन सा है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो आप देख रहे हैं जब हमारे सेंटेंस में सिंपली ना नहीं की बात की जा रही है, ना कोई क्वेश्चन वर्ड आ रहा है, तो सीधी सिंपल सी बात है कि ये हमारा जो टेंस दिया है ये अफर्मेटिव सेंटेंस में दिया है। जब अफर्मेटिव में दिया है तो अफर्मेटिव का हम रूल फॉलो करेंगे। रूल हमने बताया अफर्मेटिव के लिए, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एस और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। चलिए इसी रूल को फॉलो करते हुए हम इसको बनाते हैं। तो इस लाइन में हमारा सब्जेक्ट क्या है, काम किसके द्वारा हो रहा है, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। हाँ, इतने लोग काम किसके वजह से हो रहा है, मेरे द्वारा हो रहा है, मैं अपना पाठ याद कर रहा हूँ, यानी कि सब्जेक्ट मेरा क्या हो गया, मैं हो गया। तो मैं की लिंक हम लिख देंगे आई। ठीक है, अब हमें वर्ब पहचानना है। तो इस किसी भी वाक्य में हमें वर्ब पहचानना हो तो हम कैसे पहचानते हैं, वर्ब वो होता है जो काम को दर्शाता है। इस लाइन में काम क्या हो रहा है आपका, मैं अपना पाठ याद करता हूँ, यानी कि काम हो रहा है याद करने का। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें लिखना है, तो इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दें। याद करने की इंग्लिश होती है लर्न, बुक याद करने की होती है, पाठ करने के लर्न। ठीक है, अब एस या ईएस लगेगा कि नहीं लगेगा, तो मैंने आपको बताया था जब आपके सिंगुलर नाउन आए, ही, सी, इट या किसी का नाम आ जाए लड़के लड़की का, तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हम लगाएंगे। अन्यथा आई, वी, यू, दे आए तो इनके साथ हम वर्ब की फर्स्ट ही फॉर्म रहने देंगे। तो आई की बात हो रही है यहाँ पे, यानी आई लर्न, इसके साथ हम एस या ईएस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, और दूसरी रूल अगर दूसरे तरीके से पहचानना है, जैसे कि मैंने यहाँ बताया है कि ओ आ जाए, एस एच आ जाए, सी एच आ जाए, डबल एस आ जाए, एक्स आ जाए, तब ईएक्स का प्रयोग करेंगे।
तो इसके हिसाब से भी यहाँ पे कुछ ऐसा फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ देखिए लास्ट डिजिट n आया है और n हमने यहाँ पे नहीं लिखवाया है। तो इजीली हम इसको बना लेंगे। सब्जेक्ट हमारा हो गया, वर्ब हमने लिख लिया आई लर्न, फिर इसके बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट लगाना है। तो काम क्या हो रहा है, किसका पार्ट याद कर रहा है, वो अपना पार्ट याद कर रहा है। काम हमारा यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अपना पार्ट के लिए आई के अनुसार अगर हम अब पॉसेसिव केस लगाएंगे, इसका ऑब्जेक्टिव केस, तो यहाँ पे लग जाएगा हमारा माई, आई लर्न माई। अपने के लिए यहाँ हम माई लगा देंगे। अगर ही होता तो हिज, सी होता तो हर लगा देते। आई है तो यहाँ पे हम माई लगा देंगे, माई। फिर पार्ट के लिए क्या लगा देंगे, आई लर्न माई लेसन। ये इजिली आपका हो गया। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में कुछ पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपका इससे कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपको इतने सारे रूल को फॉलो करते हुए सिंपली तरीके से इसको आप बना लेंगे। अब इसके बाद मैं करता हूँ निगेटिव की। देखिए निगेटिव दूसरा हमारा पार्ट है निगेटिव। निगेटिव में क्या होता है, इसमें हमेशा नहीं की बात की जाती है। पहचान आपका वही रहेगा, वाक्य में वर्तमान समय के का करना या होना पाया जाता है और वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है अगर आ जाएगा तो आप पहचान जाएंगे कि वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्लस इसमें नहीं की बात की जाएगी, उसी ता है, ती है के साथ नहीं की बात करेगा तो आप समझ जाएंगे वो आपका कौन सा टेंस होगा, निगेटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव होगा। रूल इसके लिए है सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट, नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि अब आगे यहाँ पे डू और डस की बात करें, डू का यूज कहाँ करेंगे, डस का यूज कहाँ करेंगे। जहाँ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा, जैसे कि अभी बताया था मैंने, ही, सी, इट या कोई भी नेमिंग वर्ड आ जाए, लड़के लड़की का नाम आ जाएगा, तो उसके लिए हम डस का यूज करेंगे। ठीक है, नहीं के लिए। और जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट आ जाए वहाँ पे हम डू का यूज करेंगे, जैसे आई, वी, यू, दे। ठीक है, इसके लिए हम नहीं के लिए डू का यूज करेंगे। जैसे कि कह रहा है मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। पहचानने का तरीका, वाक्य हमारा वर्तमान समय में काम का करना या होना पाया जा रहा है और वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है और इसके साथ नहीं की बात की जा रही है, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे, रूल हमने बताया है सब्जेक्ट डू डज प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा, इसी हिसाब से बनाएंगे। तो चलिए इसी के हिसाब से हम बनाते हैं। पहले सब्जेक्ट है, इस लाइन में क्या लिखा है, सब्जेक्ट कहाँ है, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ, यानी कि सब्जेक्ट इसमें किसके काम द्वारा हो रहा है, मैं, मेरे द्वारा काम हो रहा है। तो इसके लिए हम इंग्लिश लिखेंगे आई, फिर डू और डज आपको चूज करना है। तो मैंने बताया है डू आपके किसके लिए होगा, आई, वी, यू, दे के लिए। तो यहाँ आई आ रहा है, यानी इसके लिए आप क्या लगा लोगे, डू लगा लोगे। फिर नहीं की बात की जा रही है, यानी नॉट। तो इस तरह से नहीं जहाँ पे आया उसके लिए आपने लगा दिया डू नॉट। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम क्या हो रहा है, याद करना। ठीक है, याद करने की इंग्लिश होती है लर्न। एक खास बात यहाँ पे यह ध्यान देना है कि यहाँ पे वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म ही यूज होगी, यहाँ पे एस या एस का कोई भी ऐसा सिलसिला नहीं चलेगा, वो सिर्फ अफर्मेटिव तक ही रहेगा। अफर्मेटिव में ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या एस का प्रयोग होता है। निगेटिव या इंट्रोगेटिव की बात की जाए, चाहे वो सिंगल इंट्रोगेटिव हो चाहे डबल इंट्रोगेटिव हो, उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओनली रहेगी, उसके साथ एस या एस का यूज नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम यूज करेंगे ऑब्जेक्ट, किसके लिए, अपना पार्ट याद कर रहा है, यानी कि अपने के लिए जैसे मैंने बताया था यहाँ पे आई के अनुसार हम माई लगाएंगे और पार्ट के लिए लगा देंगे लेसन। ठीक है, इसी तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया, आई डू नॉट लर्न माई लेसन। ठीक है, अब आते हैं हम इंट्रोगेटिव के बारे में। इंट्रोगेटिव में कैसे बात की जाएगी, इंट्रोगेटिव में आपके टू टाइप्स होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव होता है, डबल इंट्रोगेटिव होता है। सिंगल इंट्रोगेटिव आपके कैसे टाइप के ये वाक्य होते हैं, इसमें यस या नो टाइप की बात होती है। यस या नो टाइप की कैसे बात होती है, इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ठीक है, जितने भी आपके प्रश्नवाचक शब्द आते हैं ये वाक्य में सबसे पहले आते हैं। ठीक है,
जैसे कि क्या वह स्कूल जाता है, क्या हम खाना खाते हैं, ठीक है, क्या मैं अपना पाठ याद करता हूँ, जो भी बात होती है वो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड में सबसे पहले आ जाता है। तो इसका आप पढ़ने से ही पता चल रहा है। अगर आपसे कोई ऐसी बात करे तो आप इसका जवाब यस या नो टाइप में ही कर सकते हो, इसका आप रीजन नहीं दे सकते हो। कोई आपसे अगर ऐसी कोई बात करता है तो आप उसका जवाब यस या नो टाइप में ही दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वाक्यों में सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब का कैसे यूज, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, जैसा कि हमने निगेटिव में यूज किया डू और डज, वही डू और डज हमारा यहाँ पे भी यूज होगा। बस शर्त ये है, वहां पे वो सब्जेक्ट के बाद यूज होता था, यहाँ पे ये सब्जेक्ट के पहले यूज होगा, ठीक है। तो ये हमारा रूल है, डू डज सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट ईटीसी और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इंटरोगेटिव के लिए। तो जैसे हमारा ये एग्जांपल है, क्या मैं अपना पाठ याद करता हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया वाक्य में आपको क्वेश्चन वर्ड पहले मिल जाएगा और ये आपका यस या नो टाइप वाले होते हैं सिंगल इंटरोगेटिव। सबसे पहला इसको पहचानने का तरीका, हिंदी में अगर आप देखेंगे तो ये क्या से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आ रहे हैं और इसको पढ़ने से भी अगर आपको समझ में आता है कि ये यस या नो टाइप है, तब भी आप श्योर हो सकते हो कि ये सिंगल इंटरोगेटिव है। सिंगल इंटरोगेटिव किस टेंस का है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। कैसे पहचानेंगे, वाक्य अंत में ता है ती है आ रहा है, या वाक्य को पढ़ने से आपको पता चल रहा है जो बात की जा रही है वो वर्तमान समय की बारे में बात की जा रही है, काम का हो करना या होना पाया जा रहा है। तो इस तरह से हम इसको रूल के अकॉर्डिंग अब चलिए बनाते हैं। रूल में लिखा है पहले आपको डू या डज का यूज करना है, तो हम ये कैसे कंफर्म करें कि डू का यूज करना है कि डज का यूज करना है, ठीक है। पहले आप सब्जेक्ट ढूंढिए, सबसे पहला आप काम करिए सब्जेक्ट ढूंढिए। तो इस लाइन में आपको क्या लगता है, क्या सब्जेक्ट हो सकता है, क्या मैं अपना पाठ याद करता हूँ। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट दिख रहा है, काम मेरे द्वारा हो रहा है यानी मैं हूँ, तो मैं के लिए इंग्लिश आपकी होती है आई, ठीक है। आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि मैंने अभी यहाँ पे बताया था कि प्लूरल सब्जेक्ट आपके डू किसके लिए लगते हैं, आई वी यू दे के लिए। तो यहाँ पे भी हमारा क्या लग जाएगा, ये डू लग जाएगा, डू आई, फिर सब्जेक्ट हो गया। अब वर्ब रखेंगे, काम क्या हो रहा है, याद करने की इंग्लिश, तो डू आई लर्न, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट लिख दोगे, अपना पाठ याद कर रहा हूं यानी माई लेसन, डू आई लर्न माई लेसन। इस तरह से आपका ये सिंगल इंटरोगेटिव का एग्जांपल कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसके बाद हम डबल इंटरोगेटिव भी सेम इसी तरीका से होता है, बस उसमें क्या होता है कि यही क्या क्यों कब वाले जो हमारे वाक्य है ये आपके बीच में आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं इसी में आपको बताता हूँ डबल इंटरोगेटिव की बात। डबल इंटरोगेटिव, डबल इंटरोगेटिव इस वाक्य में प्रश्नवाचक सब क्या क्यों कर दिए, सब बीच में ठीक है। सेकंड है आपका डबल इंटरोगेटिव, ये आपका यस यो ना टाइप का नहीं होता है, इसमें रीजन आपको व्यक्त करना पड़ता है ऐसे वाक्यों में।
जैसे इसमें देता है कि इस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द जैसे क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कब, ये वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे कि अभी सिंगल इंट्रोगेटिव मैंने बताया, उसमें वाक्य के इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्य में सबसे पहले आते थे, लेकिन इसमें वाक्य इंट्रोगेटिव वर्ड आपके बीच में आते हैं। जैसे वह स्कूल क्यों जाता है, क्यों आपका बीच में आया, यानी कि आपका ये डबल इंट्रोगेटिव हुआ। इसका आप अगर रिप्लाई भी देना चाहेंगे तो ये यस या नो टाइप में नहीं दे पाएंगे, ठीक है, इसमें रीजन व्यक्त करता है। तो ऐसे वाक्यों में सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिखते हैं, यानी कि जो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आएगा, क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, उसकी हम पहले इंग्लिश लिखेंगे, फिर डू और डस का यूज करेंगे, सब्जेक्ट वर्ड लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। सेम टू सेम आपका सिंगल इंट्रोगेटिव की तरह ही ये होता है, बस इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड हम पहले लगा देते हैं, क्योंकि वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में दिया होता है उसकी हम पहले इंग्लिश लिख देते हैं। तो जैसे देखो इसके लिए हमने क्या लिखा, मैं अपना पाठ, मैं अपना पाठ, ठीक है। तो यहाँ पे देखा आपने इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आया है, तो ऐसे वाक्य में हम सबसे पहले क्या कहेंगे, सबसे पहले इसकी इंग्लिश लिखेंगे। तो क्योंकि इंग्लिश आप पहले लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वाई, ठीक है, इंट्रोगेटिव वर्ड हमने लिख लिया, वाई हो गया। अब डू और डस का यूज करेंगे, तो आई के लिए हमारा डू लगता है, वाई डू, फिर सब्जेक्ट लिख लेंगे हमारा वाई डू आई, ठीक है। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, लर्न, याद करने का काम हो रहा है, वाई डू आई लर्न, क्या याद कर रहा है, माई लेसन। इस तरह से ये आपका डबल इंट्रोगेटिव कंप्लीट होता है। अगर आपको कोई भी इस तरह के कोई भी सिंगल इंट्रोगेटिव, डबल इंट्रोगेटिव या अफर्मेटिव, निगेटिव के कोई भी ऐसे एग्जांपल हो जो ना आ रहे हो, कमेंट बॉक्स में आप लिख के मुझसे उसको बारे में पूछ सकते हैं। और इसमें मैं कुछ वर्ड बताना, जैसा कि मैंने कुछ इंट्रोगेटिव वर्ड लिखा है जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी सेंटेंस को बनाने में। कुछ स्टूडेंट होते हैं कभी कदार उनको कहीं कहीं कुछ दिक्कतें होने लगती हैं वर्ड पावर के लिए, इंट्रोगेटिव वर्ड के लिए, तो उसकी मैंने वर्ड मीनिंग यहाँ लिखा दी गई है। जैसे व्हेन का मतलब होता है आपका कब, किस समय, वेयर कहाँ, किससे, किस जगह, कहाँ किस जगह के लिए, वाई क्यों किस लिए, हाउ कैसे किस प्रकार, व्हाट क्या के लिए, हु कौन, हुम किसे किससे किसको, ठीक है, हुम किसे किससे किसको, हुज किसका किसके और किसकी के लिए। विच का प्रयोग हम क्या करेंगे जब कौन सा या कौन से कौन सी की बात की जाएगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट आता है हमारा हाउ मच और हाउ मैनी। हाउ मच का प्रयोग कैसे करेंगे और हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। इनका हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन अगर आपने पढ़ा होगा उसी के तरह से यहाँ पे यूज होता है इसका। हाउ मच दोनों की हिंदी सेम होती है, कितना कितने कितनी दोनों के लिए हिंदी सेम होती है, लेकिन इसके मायने और तरीके अलग होते हैं। हाउ मच का यूज़ किस लिए करते हैं और हाउ मैनी का यूज़ किस लिए करते हैं। हाउ मच का हम यूज़ तब करते हैं जब अनकाउंटेबल नाउन की बात हो, अनकाउंटेबल नाउन की बात हो, ऐसी चीज़ों की बात हो जिनको हम गिन ना सके, जिनकी मात्रा को हम गिन नहीं सके। जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, आकाश में तारों की संख्या हो गई, सर में हमारे जो बाल हैं बालों की संख्या, ऐसी कोई चीजें हो जिसको हम गिन ना सके और हमारे सेंटेंस वाक्य में आए, टेंस में आए, तो उसके लिए हम हाउ मच का यूज करते हैं, ठीक है। अब हाउ मैनी का यूज कैसे करते हैं, ये काउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। काउंटेबल नाउन के लिए जैसे कि हम पेन हो गया, चेयर हो गया, टेबल हो गया, ऐसी वस्तुएं जिनको हम गिन सके, ठीक है, ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मैनी का यूज करते हैं, और जिनको हम गिन नहीं सकते हैं उसके लिए हाउ मच का यूज करते हैं। और इसके लिए आपकी मीनिंग यही सेम होती है, कितना कितने कितनी। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और जैसे कोई भी प्रकार की कोई भी दिक्कत होती है, कोई वर्ड मीनिंग से संबंधित हो, सिनोनिम एंटोनिम्स के बारे में कोई दिक्कत हो, टेंस से रिलेटेड कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो आपको अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर कहीं पे कोई दिक्कत होती है तो वो आप मुझे कांटेक्ट
कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देता हूँ, आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं और कमेंट में आप इसको